हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो एक बार फिर आज लेकर यूपी TSSC एएनएम फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग का लेक्चर नंबर हमारा 26 आज होने वाला है। तो पिछले वर्ष में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन के एकदम शानदार तरीके से। यदि आप यूपी एएनएम, बिहार एएनएम, DSSB एएनएम या किसी भी स्टेट एएनएम की तैयारी कर रही हैं तो आपके लिए सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। तो सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग हमारा आज का, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हमारा टॉपिक है और इसमें हम 30 क्वेश्चन करेंगे। इन 30 क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और लास्ट में कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि सेशन कैसा लगा, आपने कितने क्वेश्चन सही किए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कम से कम सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट MMR को प्रभावित करने वाला प्रत्यक्ष कारण है? असुरक्षित गर्भपात, पोषण की कमी, सामाजिक भेदभाव या जनसंख्या विस्फोट। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को प्रभावित करने वाला प्रत्यक्ष कारण है, मतलब सीधा कारण है। तो हमारा राइट आंसर होगा असुरक्षित गर्भपात। क्या असुरक्षित गर्भपात से क्या होती है? गर्भवती महिलाओं की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट कह रहा एक्लेम्सिया के प्रबंधन में कौन सी दवा प्राथमिक रूप से दी जाती है? ऑक्सीटोसिन, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट या मेट्रोनिडाजोल। तो कह रहा एक्लेम्सिया के प्रबंधन में कौन सी दवा प्राथमिक रूप से दी जाती है? तो एक्लेम्सिया के प्रबंधन में कौन सी दवा प्राथमिक रूप से दी जाती है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट। तो बढ़ते हैं आगे। गर्भवती महिला में आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंट कब तक दिया जाता है? 100 दिन, 180 दिन, 365 दिन, 90 दिन। तो गर्भवती महिला में आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंट कब तक दिया जाता है? तो हमारा 30वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 180 दिन तक। नेक्स्ट कब तक दिया? 180 दिन तक। नेक्स्ट लोचिया अल्बा किस समय अवधि में निकलता है? पहले 3 दिन में या 4 से 10 दिन में या 11 से 14 दिन में या 15 से 21 दिन में। तो कह रहा है लोचिया अल्बा किस समय अवधि में निकलता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 15 से 21 दिनों में। तो बढ़ते हैं आगे। कह निम्न में से कौन सा रोग जल जनित नहीं है? कालरा, हेपेटाइटिस ए, डेंगू, टाइफाइड। तो इसमें से जल द्वारा फैलने वाली कौन सी बीमारी नहीं है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डेंगू। डेंगू क्या होता है? मच्छर काटने से होता है। तो ये क्या जल के द्वारा फैलने वाली बीमारी नहीं है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या रहा है, DPT टीके में कौन कौन से घटक होते हैं? डिप्थीरिया, पोलियो, टिटनेस, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस या डेंगू प्लेग टिटनेस या पोलियो टिटनेस मलेरिया। यानी कह रहा DPT टीके का पूरा नाम क्या है? तो DPT टीके का पूरा नाम है डिप्थीरिया, P से पर्ट्यूसिस, D से डिप्थीरिया, P से पर्टुसिस और T से टेटनस। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा ORS घोल में निम्न में से कौन सा घटक नहीं होता है? सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, कैल्शियम, पोटेशियम। तो कह रहा ORS घोल में निम्न में से कौन सा घटक नहीं होता है? तो ORS घोल में निम्न में से कौन सा घटक नहीं होता है? तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा कैल्शियम। तो ORS घोल में निम्न से कौन सा घटक नहीं होता है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा जन्म के समय बच्चे की लंबाई औसतन कितनी होती है? 35 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या 60 सेंटीमीटर। तो कह रहा जन्म के समय बच्चे की लंबाई औसतन कितनी होती है? जन्म के समय बच्चे की लंबाई औसतन कितनी होती है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। जन्म के समय बच्चे की औसतन लंबाई कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर। तो बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन सा कार्यक्रम किशोरियों की पोषण स्थिति सुधारने हेतु है? RCH, ICDS, सबला या JSSK। निम्न में से कौन सा कार्यक्रम किशोरियों की पोषण स्थिति सुधारने हेतु है? तो हमारा 9वें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सबला। नेक्स्ट कह रहा है वैक्सीन में सबसे पहले प्रयोग की जाने वाली संरक्षक दवा कौन सी है? थाइमेरोसाल या मर्क्यूरी क्लोराइड या फार्मलिन या फिनॉल। तो कह रहा वैक्सीन में सबसे पहले प्रयोग की जाने वाली संरक्षक दवा कौन सी थी?
तो हमारा 10वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थाइमेरोसाल। थाइमेरोसाल वैक्सीन के सबसे पहले प्रयोग की जाने वाली संरक्षण दवा कौन सी थी? थाइमेरोसाल। थाइमेरोसाल थाइमेरोसाल। नेक्स्ट, कर बर्थ स्पेसिंग के लिए सबसे उपयुक्त अस्थायी गर्भनिरोधक कौन से हैं? कंडोम, IUCD, नसबंदी, इमरजेंसी पिल। तो कह रहा है बर्थ स्पेस के लिए सबसे उपयुक्त अस्थायी गर्भ निरोधक हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कंडोम। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा क्लीन डिलीवरी किट में निम्न में से क्या नहीं होता है? साबुन, ब्लेड, धागा, इंजेक्शन। तो कह रहा क्लीन डिलीवरी किट में निम्न में से क्या नहीं होता है? तो क्लीन डिलीवरी किट में निम्न में से हमारा इंजेक्शन यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा ग्राम निगरानी समिति में किसकी भागीदारी होती है? डॉक्टर की, ग्रामीण महिलाएं, इंजीनियर या शिक्षक। तो कह रहा है क्या ग्राम निगरानी समिति में किसकी भागीदारी होती है? तो ग्राम निगरानी समिति में किसकी भागीदारी होती है? तो हमारा 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ग्रामीण महिलाएं। तो ग्राम निगरानी समिति में किसकी भागीदारी होती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ग्रामीण महिलाएं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस, रिकेट्स या एनीमिया। तो कह रहा है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हम जानते हैं विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग क्या है? रिकेट्स। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी RTI की पुष्टि के लिए कौन सी जांच प्राथमिक है? अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट, पेल्विक जांच या एक्सरे। तो कह रहा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी RTI की पुष्टि के लिए कौन सी जांच प्राथमिक है? तो हमारा 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पेल्विक जांच। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। तो 16वां क्वेश्चन देखिए कह रहा है पोस्टनेटल पीरियड कितने दिनों तक का माना जाता है? 28 दिन, 14 दिन, 21 दिन, 40 दिन। तो कह रहा है पोस्टनेटल पीरियड कितने दिनों का माना जाता है? तो पोस्टनेटल पीरियड हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 28 दिन। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है ब्रेस्ट फीडिंग में लेट डाउन रिफ्लेक्स किस हार्मोन के कारण होता है? प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। तो कह रहा जो हमारा ब्रेस्ट फीडिंग है यानी ब्रेस्ट फीडिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो कह रहा है लेट डाउन रिफ्लेक्स। तो ब्रेस्ट फीडिंग यानी स्तनपान कहते हैं। लेट डाउन रिफ्लेक्स किस हार्मोन के कारण होता है? ब्रेस्ट फीडिंग में लेट डाउन रिफ्लेक्स किस हार्मोन के कारण होता है? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीटोसिन। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है सेफ मदरहुड के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? प्रसव पूर्व देखभाल, स्तनपान, साफ सफाई, खान पान। तो कह रहा सेफ मदरहुड के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो सेफ मदरहुड के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रसव पूर्व देखभाल। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा भारत में सिविल रजिस्ट्रेशन एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? 1952, 1969, 1975, 1981। तो कह रहा भारत में सिविल रजिस्ट्रेशन एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? तो हमारा 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1969 में। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा क्लोरोहेक्सिडिन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? त्वचा संक्रमण, नवजात की नाभि की सफाई, आंखों की सफाई, दूध की बोतल की सफाई। तो कह रहा क्लोरोहेक्सिडिन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो हमारा 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नवजात की नाभि की सफाई। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा TSU का पूर्ण रूप क्या है? टेक्निकल सपोर्ट यूनिट, टोटल सैनिटेशन यूनिट या टेरिटरी सर्जिकल यूनिट या ट्रेनिंग सपोर्ट यूनिट। तो कह रहा है TSU का पूर्ण रूप क्या है? तो TSU का पूर्ण रूप हमारा है टेक्निकल सपोर्ट यूनिट। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा निम्न में से कौन सा जन्म नियंत्रण अस्थायी विधि है? कंडोम, कॉपर टी, नसबंदी, इमरजेंसी पिल।
तो कह रहा निम्न में से कौन जन्म नियंत्रण अस्थायी विधि है? तो जन्म नियंत्रण अस्थायी विधि है तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नसबंदी। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा किस अवस्था में कोलोस्ट्रम बनता है? गर्भावस्था में के शुरुआत में, या प्रसव के बाद शुरू में, या गर्भावस्था के अंतिम महीनों में, या स्तनपान बंद करने पर। तो कह रहा किस अवस्था में कोलोस्ट्रम बनता है? तो कोलोस्ट्रम किस समय बनता है? प्रसव के बाद शुरू में। प्रसव के बाद क्या होता है? शुरू में कोलोस्ट्रम बनता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। कर भारत सरकार द्वारा चलाई गई RBS के योजना किससे संबंधित है? नवजात मृत्यु, किशोर स्वास्थ्य, कर बाल स्वास्थ्य स्क्रीनिंग, या ग्रामीण स्वच्छता। तो कह रहा है RBS के किस योजना किससे संबंधित है? तो हमारा हो जाएगा बाल स्वास्थ्य स्क्रीनिंग। तो कह रहा क्या सरकार द्वारा चलाई गई RBS के योजना किससे संबंधित है? बाल स्वास्थ्य स्क्रीनिंग, यानी ऑप्शन नंबर 24 का हो जाएगा सी। तो बढ़ते हैं आगे। कर नियमित टीकाकरण UIP में पोलियो की पहली खुराक किस उम्र में दी जाती है? जन्म पर, 6 सप्ताह, 10 सप्ताह, 14 सप्ताह। तो कह रहा है नियमित टीकाकरण में पोलियो की पहली खुराक किस उम्र में दी जाती है? तो हमारा 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जन्म पर। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जन्म पर। नियमित टीकाकरण UIP में पोलियो की पहली खुराक किस उम्र में दी जाती है? जन्म पर। तो बढ़ते हैं आगे। कर गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्तचाप का संकेत किसे माना जाता है? 100/70 mmHg, 120/80 mmHg, या 140/90 mmHg, या 110/80 mmHg। तो कह रहा गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्तचाप का संकेत किसे माना जाता है? तो उच्च रक्तचाप का संकेत किसे माना जाता है? तो हमारा 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 140/90 mmHg। नेक्स्ट। कह रहा निम्न में से कौन सी बीमारी टीकाकरण से नहीं रोकी जा सकती? पोलियो, मलेरिया, हेपेटाइटिस बी, या DPT। तो किसे हम क्या करते हैं? टीकाकरण के द्वारा नहीं रोक सकते। किस बीमारी को टीकाकरण के द्वारा नहीं रोक सकते? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया। तो मलेरिया को हम टीकाकरण के द्वारा नहीं रोक सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। कर बालिका भ्रूण हत्या रोकने हेतु सबसे महत्वपूर्ण उपाय क्या है? महिला शिक्षा, आर्थिक मदद, कानून, सामाजिक जागरूकता। तो कह रहा बालिका भ्रूण हत्या रोकने हेतु सबसे महत्वपूर्ण उपाय क्या है? तो हमारा 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक मदद। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा हेल्थ हेल्थ वर्कर को ग्रामीण क्षेत्र में कितने परिवारों की देखरेख करनी होती है? 500, 1000, 1500, 2000। तो कह रहा फीमेल हेल्थ वर्कर को ग्रामीण क्षेत्र में कितने परिवारों की देखरेख करनी होती है? तो हमारा 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2000। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है WHO के अनुसार नवजात शिशु मृत्यु दर यानी NMR में कमी लाने हेतु कौन सी रणनीति प्रभावी है? गृह प्रसव, केवल टीकाकरण, संस्थागत प्रसव, या पोषण अनुदान। तो हमारा क्या कह रहा है लास्ट क्वेश्चन, WHO के अनुसार नवजात शिशु मृत्यु दर यानी NMR में कमी लाने हेतु कौन सी रणनीति प्रभावी है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संस्थागत प्रसव। तो हमें उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो 30 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक, शेयर, और चैनल पर पहली विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 80% लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। मात्र 20% लोगों ने क्या किया? सब्सक्राइब किया है। आखिर ऐसा क्यों? 20% लोगों को ही वीडियो पसंद आ रही है, कहने का मतलब यही तो हुआ ना कि 20% लोगों को क्या आ रही है? वीडियो पसंद आ रही है, बाकी लोगों को पसंद नहीं आ रही है। तो कोई दिक्कत नहीं आ रही तो कम से कम डिसलाइक तो कीजिए, कम से कम पता चलेगा इतने लोगों को नहीं पसंद आ रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में एक बार ज़रूर विजिट कीजिए, आपको वहाँ पर बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे। हमने 6000 प्लस क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। 6000 प्लस क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया, तो सोचिए पहले 6000 प्लस क्वेश्चन कंप्लीट करना कोई छोटी बात नहीं है। तो आप हमारा साथ देंगे तो हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन एग्जाम तक इतने ज़्यादा और क्वेश्चन करा देंगे,
हमारा अभी टारगेट है क्या, 10,000 प्लस क्वेश्चन कराना, एग्ज़ाम तक 10,000 प्लस क्वेश्चन कराना हमारा टारगेट है। लेकिन आप सपोर्ट करेंगे तभी यह संभव हो पाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे और हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन हमें मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।